तो क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन पावरफुल स्लोगन था। लीजेंडरी स्ट्रगल को इसने लॉन्च किया जिसमें कॉमन मैन हीरो था। अगस्त में हुआ था ये, इसे जैसे अगस्त रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। सारी की सारी कंट्री इन्वॉल्व थी। एंटायर कंट्री डेमोन्स्ट्रेटेड एन अनपैरेलल्ड हीरोइज्म। और इसका हीरो कौन था? कॉमन पीपल। एक और चीज थी कि जिस सर्कमस्टांसेस में इसको लॉन्च किया गया था वो वन ऑफ द हार्डेस्ट सर्कमस्टांसेस थे। हार्डेस्ट, टफेस्ट, एडवर्स एक वर्ड आता है इंग्लिश में, मोस्ट एडवर्स सर्कमस्टांसेस आज तक जो हमने फेस किया था उसके सबसे खतरनाक सर्कमस्टांसेस। क्योंकि वार चल रहा था, वर्ल्ड वार 2, उसके नाम पर कुछ भी कर सकती थी अंग्रेज सरकार, कुछ भी, यानी कुछ ड्रैकोनियन मेजर्स, इवन सिविल बेसिक लिबर्टीज को भी वो पकड़ सकती थी। तो ब्रूटल सप्रेशन हुआ था। ऐसा ब्रूटल सप्रेशन आज तक आपने नहीं देखा होगा, हम आगे देखेंगे। लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स पर मशीन गन्स लगाकर लोगों को मारा गया था। जेलों में इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए थे। और ये सब इन द नेम ऑफ वार। वार चल रहा है, हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारे सिविल लिबर्टीज को सप्रेस करने वाले लॉज पास कर दिए। इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस में, इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस में, जहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि गवर्नमेंट कुछ भी करती, आपको मारती नहीं, फांसी पे लटकाती, गोलियां चलाती, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि एक मूवमेंट को लॉन्च करना ज़रूरी था। व्हाई वाज क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च? क्योंकि ब्रिटेन हमारे साथ ऑनरेबल सेटलमेंट करने को तैयार नहीं था। क्रिप्स मिशन जो अप्रैल 1942 में आया था साहब, उसने हमसे कोई रियल वादा नहीं किया था, रियल कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस की वो हमें किसी तरह की सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, सरकार देंगे। अभी वो वार में हैं, वो लड़ रहे हैं फैशिस्ट के खिलाफ, तब वो वादा करने को तैयार है। इंग्लैंड पूरा डिटरमिन था कि इंडिया को खींचेगा वर्ल्ड वार 2 में, इसके रिसोर्सेस, इसकी आर्मी को वो ले जाएगा लड़ने, और वार खत्म होने के बाद इंडिया के रिसोर्सेस को यूज करके पूरे इंग्लैंड को रिकंस्ट्रक्ट करेगा। इसलिए वो छोड़ने को तैयार नहीं था। इसलिए क्रिप्स का ऑफर जो था, क्रिप्स अच्छे इंसान थे, लेबराइट थे, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया था कई बार वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, लेकिन आज उनके हाथ में कुछ था ही नहीं। नेहरू और गांधी जी दोनों कन्विंस थे कि ये ब्रिटिशर्स की असली नीयत है कि उन्होंने क्रिप्स के हाथ में, हमारे फ्रेंड के हाथ में, भले वो हमारा फ्रेंड है, कोई रियल पावर नहीं दिया। और हम उनकी सोच रहे हैं कि वो फैशिस्टों से लड़ रहे हैं। फैशिस्ट हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, बेनिटो मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, जापान की मिलिट्री, वो फैशिस्टों से लड़ रहे हैं साहब। अभी वो हार रहे हैं, तब उनकी ये हाल है कि वो कुछ देने को तैयार नहीं। और अगर अभी भी हम चुप रहे, फर्दर साइलेंस, लोगों को ये लगेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये हक है कि वो इंडिया की किस्मत को डिसाइड कर सके। लोगों को कभी दोबारा वो कुछ नहीं देगी, अगर अभी नहीं देगी तो कभी नहीं देगी। तो गांधी जी ने नेहरू से कहा कि देखो, एंटी फैशिस्ट स्ट्रगल को तो भले हम नहीं करना चाहते, रशिया की सोच रहे थे, चाइना की सोच रहे थे, लेकिन इंडिया तो सबसे ऊपर है और यहाँ पर भी ये लोग जो है हमें कुछ भी देने को तैयार नहीं है। तो गांधी जी ने एक रिजोल्यूशन पास किया, लोगों में धीरे धीरे दोबारा कॉन्फिडेंस हमको जगाना होगा, एक और मदर राउंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करना होगा। तो गांधी जी ने एक रिजोल्यूशन पास किया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी से कहा, ब्रिटेन का विड्रॉल and adoption of non-violent, non-cooperation against जापान, क्योंकि जापान आ गया था अंडमान निकोबार तक और म्यांमार तक, उन्होंने सारा कब्जा कर लिया। उसके बाद ब्रिटिशर्स को यह अक्ल नहीं थी कि वो इंडिया को कुछ देते। तो अगर जापान हमारे देश पे कब्जा करता है तो नॉन वायलेंट, नॉन कोऑपरेशन अगेंस्ट जापान, और क्विट इंडिया, ब्रिटेन को अभी छोड़कर जाना चाहिए। क्विट इंडिया ब्रिटेन, आपको वापस जाना होगा। लोगों में वैसे ही पॉपुलर डिस्कंटेंट था। क्यों? जब वार चलता है ना बच्चों, वो भी वर्ल्ड वार के मैग्नीट्यूड का वार, तो प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वार टाइम शॉर्टेजेस होती हैं। जब शॉर्टेज होती है ना तो वो और क्राइसिस खराब हो जाता है, क्योंकि जो लोगों के पास अनाज है वो उसको दबा के रख लेते हैं, क्योंकि प्राइसेस बढ़ेगा तो बढ़ाए हुए दाम पर बेचेंगे। इसको ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, इसको होआर्डिंग कहते हैं, इसको प्रॉफिटियरिंग कहते हैं। प्रॉफिटियरिंग मतलब किसी चीज़ की शॉर्टेज है तो आप उसको और दबा के बैठ जाओ, आप उसको और छुपा दो ताकि और प्राइसेस बढ़े, तब निकाल कर बेचो। लोगों में पॉपुलर डिस्कंटेंट था, लोग भूखे सो गए।
और गवर्नमेंट इतनी हाई हैंडेड एक्शंस थे कि बंगाल और उड़ीसा के मछुआरों तक की नाव उन्होंने पकड़ ली थी कि इसी नाव को पकड़ के कहीं जापानीज अंदर ना आ जाए, हम पकड़ नहीं पाएंगे कि ये इंडिजीनियस है कि जापानीज है और वो अंदर ना आ जाए, इसलिए उन सबकी इवन बोट्स को कन्फिस्केट कर लिया था, बोट्स को कन्फिस्केट कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट। लोगों के अंदर भारी गुस्सा था, ऊपर से ब्रिटिश हार रहा है, एलिड रिवर्सल हो रहा है, हिटलर मसोलिनी जीत रहे हैं, इधर जापान हरा रहा है, ट्रेन भर भर के वुंडेड सोल्जर्स आते थे साउथ की तरफ से, लोग सब देख रहे थे। तो उनको लगा कि यही सही वक्त है, ब्रिटिश बहुत कमजोर है। और ब्रिटिशर्स जब भागे हैं साहब मले और बर्मा से जापानीज के खिलाफ, तो वो सिर्फ गोरों को निकाल के लेके भाग गए, उन्होंने इंडिजीनियस पीपल को वहीं छोड़ दिया। और जापानीज वो अपने से इंफीरियर रेस, वो फैशिस्ट थे तब, तो अपने से इंफीरियर रेस के से काम करवाते और हिटलर की तरह फिर उनको मार के गड्ढे में दफना देते। साउथ ईस्ट एशिया से हॉरिबल लेटर्स आते थे। ये जो पूरा मलेशिया इंडोनेशिया वाला इलाका है ना, श्रीलंका से शुरू होकर नीचे तक, ये सारे एथनिकली मैक्सिमम इसमें इंडियंस लोग, तो वो लेटर लिखते थे अपने रिश्तेदारों को, वो बताते थे कि ब्रिटिश कैसे भाग गए, जापानीज कितने ड्रेडफुल है और जापानीज कितनी तरह की एट्रोसिटीज कहते हैं, कितनी तरह की सितम, कितनी तरह के जुल्म हम पे कर रहे हैं। तो लोग डिमोरलाइज होने लगे थे, खासकर साउथ इंडिया के बहुत सारे लोगों की रिश्तेदारी थी, सब डिमोरलाइज होने लगे थे। उनको लगा कि यार, गांधी जी को लगा कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो लोग एकदम मोराल खो बैठेंगे। क्यों? बैंक रन स्टार्ट हो गए थे। बैंक रन क्या होता है? जब आपको इस देश में विश्वास नहीं है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप जाके बैंक से अपना पैसा निकालो। लंबी लंबी कतारें लगती साहब, यूपी में, बिहार में लोग खड़े हो जाते, कहते हमारा पैसा, जेवरात, जो भी बैंक में वो रखते थे सब निकालो। मद्रास प्रेसिडेंसी में तो बैंक छोड़कर क्लर्क भाग गए। क्यों? लोगों को ये शक था कि बस अब जापानीज आने ही वाले। गांधी जी को लगा, उन्होंने कहा कि देखो, वी आर नाउ राइप फॉर स्ट्रगल, बिल्कुल अब राइप फॉर स्ट्रगल, एंड आई हैव बिकम इम्पेशेंट। मैं बेसब्र हो चुका हूँ। आई विल कन्विंस द कांग्रेस, अगर कांग्रेस नहीं मानी तो मैं खुद आगे जाऊँगा और आगे जाके मैं लोगों को खुद लीड करूँगा। कांग्रेस ने कहा नहीं, महात्मा की एक्सपर्ट एडवाइस ऑन टाइमिंग ये सबसे सही है। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी वर्धा में, गांधी जी का जो सेकंड होम है सीडीएम के बाद, वहाँ पर 14 जुलाई 1942 को डिसाइड किया गया कि हम एक ऑल इंडिया स्ट्रगल करेंगे, गांधी जी इसको लीड करेंगे। तो गोवालिया टैंक मीटिंग हुई साहब बॉम्बे में, और गोवालिया टैंक में गांधी जी ने बाहर निकलकर लोगों से कहा, स्पीच सुनने लायक है। गांधी जी को स्पीच देना आता नहीं था, इसलिए मैं उनकी आवाज़ निकालने की कोशिश करता हूँ। गांधी जी कम खाना खाते थे, एक टाइम में एक बार खाते थे, तो वो बाहर निकलते तो लोग एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाते कि भैया पहले ही आवाज़ नहीं आती है बापू की, इसलिए चुपचाप होकर सुनो। तो गांधी जी कहते इस तरह, जैसे सचिन तेंदुलकर की आवाज़ है ना, इसी गान हमारे बापू की, यार दिल की धड़कन थे ये महात्मा, इनकी आवाज़ ऐसी थी, यू हैव ओनली प्लेस्ड योर पावर्स इन माई हैंड, आई विल नाउ वेट अपॉन द वाइसरॉय and I will plead with him the acceptance of the Congress demand. That process is likely to take 2 or 3 weeks, but मैं आपसे एक वादा करता हूँ, वाइसरॉय कहेंगे कि बदले में कुछ राइट्स ले लो, पावर ले लो, मैं कहूँगा कुछ नहीं, मुझे स्वराज चाहिए, पूर्ण, complete independence. I am not going to be satisfied with anything less than complete independence. वो कहेंगे मैं सॉइल टैक्स हटा देता हूँ, ड्रिंकिंग इविल रोक देता हूँ, इमेंसिपेशन ऑफ हरिजन्स लाता हूँ, मैं कहूँ कुछ नहीं, नथिंग लेस देन द फ्रीडम। और मेरे पास एक मंत्र है जो मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर आप अपने दिल पे लिख लीजिए, डू और डाई, या तो करेंगे या तो मरेंगे इस प्रोसेस में, और अपनी हर सांस के साथ इस लिखे हुए को हमें एग्जीक्यूट करना है। सीडीएम की तरह ही प्लान था, लेकिन प्लान में एक बहुत अच्छा ट्विस्ट था। सीडीएम में हमने कहा गवर्नमेंट सर्वेंट्स यू शैल रिजाइन, यहाँ का गवर्नमेंट सर्वेंट्स डू नॉट रिजाइन बट ओपनली डिक्लेयर योर एलिजियंस टू कांग्रेस। आप कांग्रेस के लिए काम करिए, ब्रिटिश के लिए नहीं करिए। आप रिज़ाइन मत करिए, जगह मत छोड़िए, लेकिन कहिए कि अब हम सिर्फ कांग्रेस की मानेंगे, हम ब्रिटिशर्स की नहीं मानेंगे। ओपन एलिजियंस टू द कांग्रेस कहिए। पुलिस आर्मी में हमारे जो लोग हैं, सोल्जर्स, डू नॉट लीव योर पोस्ट, अपनी पोस्ट मत छोड़िए, लेकिन अपने ही लोगों पे गोली नहीं चलाइए। जैसे गढ़वाली रेजिमेंट ने ये बात हमारे दिल में डाली थी जब उन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान और उनके बच्चों पे गोली चलाने से मना किया। रिफ्यूज टू फायर ऑन ओन पीपल, अपने ही लोगों पे गोली नहीं चला। प्रिंसली स्टेट्स यानी जो किंगडम्स हैं, वहाँ के लोगों से कहा सोवरेनिटी ऑफ योर ओन पीपल, और वहाँ के लोगों को कहा कि अगर प्रिंस ये राष्ट्रभक्त है, देश के लिए आज़ादी चाहता है तो उसकी मदद करना, नहीं चाहता तो इसका भी विरोध करना।
स्टूडेंट्स वेयर टू गिव अप देयर स्टडीज, अपनी पढ़ाई छोड़कर गांव गांव जाओ, लोगों को समझाओ, इफ दे कैन रिमेन फर्म, लोगों को ये बात समझाओ कि अब एक मास स्ट्रगल, आखिरी राउंड ऑफ स्ट्रगल हमको करना है। जिसके पास भी करेज है, ताकत है, अपना सब कुछ लगा दे देश के लिए, बस देश आज़ादी होने वाला है। टेनेंट्स वेयर टोल्ड दैट कांग्रेस, अगर जमींदार आपके साथ मिलकर काम करे, जमींदार मेक्स अ कॉमन कॉज विद द रियॉट, तो उसको रेवेन्यू दे देना, लेकिन अगर वो तुम्हारे खिलाफ काम करे, देश के खिलाफ काम करे, तो उसे 1 रुपया भी मत देना, चाहे फिर वो कुछ भी करे। जैसी गांधी जी ने ये स्पीच करी साहब, सवेरे सवेरे भोर में 9 अगस्त के एकदम भोर में गांधी जी और टॉप लीडर्स ऑफ कांग्रेस सारों को अरेस्ट करके अननोन डेस्टिनेशन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर चली गई। वो पहले से तैयारी करके बैठी थी, कोई ऐसी बात जिसको सेडिशन कह सके वो तैयारी करके बैठी थी। और गांधी जी ने बहुत दिनों से भी तैयारी की थी। वो ट्रैप में वॉक नहीं करना चाहते, वो प्रीमैच्योर स्ट्राइक नहीं करना चाहते। वो चाहते थे जैसे डांडी मार्च में पैदल चल के मैंने टेम्पो यानी लोगों के अंदर हिम्मत और जोश भरा है, काश मुझे वैसा मौका मिल जाए। और वो मौका उन्होंने बना लिया था विद इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस। एक अरेस्ट होके लोगों के दिलों में टेम्पो बना लिया था, ऑर्गेनाइजेशनली रिवैम्प कर दिया था। कांस्टेंट प्रोपोगंडा हुआ था, इंडिविजुअल सत्याग्रह, चलो दिल्ली मूवमेंट के थ्रू बोगस मेंबर्स को कांग्रेस से निकाल कर फेंक दिया था। एंड नाउ ही वाज रेडी है, रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल। जैसे ही ये बात पता चली सवेरे होते हुए, उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं, इंटरनेट तो था नहीं, जैसे ही लोगों को ये बात पता चली, लाखों लाख लोग रोड पर निकल कर आ गए। सबसे पहले सब ग्वालियर टैंक भागे, जहां गांधी जी की एक दिन पहले स्पीच हुई थी। अहमदाबाद, पूना में 9 अगस्त को सारे लोग रोड पर आ गए। क्यों? नजदीक है अहमदाबाद और पूना, जल्दी से न्यूज पहुंच गई, दिल्ली तक खबर आ गई, टाउन्स में, यूपी बिहार खबर चली गई, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, गांधी जी अरेस्ट हो गए। हड़ताल, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोसेशंस, लॉ को तोड़ना, गवर्नमेंट प्रेस पे पाबंदी लगा दी। नेशनल हेराल्ड, नेहरू का पेपर, हरिजन, गांधी जी का पेपर, दोनों को उठा के गवर्नमेंट ने सीज कर लिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के सेकंड लाइन लीडरशिप जिन्होंने अपने आप को अरेस्ट होने से बचाया। जब रात को उनको पुलिस उठाने आई भोर में, तो ये अर्ली राइजर थे, सवेरे उठने के अपने फायदे, ये भाग गए वहां से और फिर वापस अपने गांव आए और अपने लोगों को गाइड करना स्टार्ट किया। उनको, इसको कहते हैं अंडरग्राउंड मूवमेंट, विलेजर्स को, टाउन्समैन को। पहले 5 से 6 हफ्ते में ये हुआ साहब 9 अगस्त के कि ट्रिमेंडस मास अपसर्ज, सारी कंट्री रोड पर आ गई। जहाँ देखो पब्लिक ही पब्लिक, नॉन वायलेंटली वो सरकार का सामना करती, लेकिन जब सरकार उस पर गोली चलाती ब्रिटिश सरकार, तो फिर क्राउड एंग्री हो जाती। फिर हमने जैसे चौरी चौरा में किया था, पुलिस स्टेशन हमने अटैक करना शुरू किया, पोस्ट ऑफिस, कचहरीज, कोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह गवर्नमेंट की अथॉरिटी की बिल्डिंग की हर सिंबल पे कांग्रेस का चरखा वाला नेशनल फ्लैग लगा दिया गया। पुलिस जो कहने से रोकती, सत्याग्रही वही करते। क्राउड ऑफ विलेजर्स 2-2 हजार, 3-3 हजार रेलवे की ट्रैक मुंह उड़ा देते। इसलिए मैं अपने नाना जी का नाम लेना चाहूंगा, उनका नाम हातिम खान था। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में अच्छा काम किया, बहुत छोटे थे, उन्होंने बम लगा के पुल उड़ाया था। इसका सम्मान पत्र उनको मिला था इस बात का कि ये क्रांतिकारी है, और फिर वो बहुत बड़ी पोस्ट पे भी थे। बहुत बड़े सच्चे देशभक्तों में से एक उनका नाम है साहब। स्टूडेंट जो थे कॉलेज और स्कूल छोड़कर स्ट्राइक कर गए, पॉम्फलेट बांटे, अखबार बांटे, न्यूज शीट, पत्रिकास सब जगह बांटे। वर्कर्स ने रोक दिया साहब। अभी तो पत्थर चला रहे थे, 28 मंथ ऑफ कांग्रेस हुई, लेकिन अहमदाबाद की मिल में स्ट्राइक हो गया, बॉम्बे में स्ट्राइक हो गया, जमशेदपुर में स्ट्राइक हो गया, स्टील का प्लांट था, अहमदनगर में स्ट्राइक हो गया, पूना में स्ट्राइक हो गया, स्ट्राइक कंप्लीट, चक्का जाम। यूपी बिहार में रूरल एरियाज में स्टूडेंट्स आते, लोगों को गांव भड़काते। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लोग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग, ये लोग एक ही तरह का स्लोगन देते, थाना जला दो, स्टेशन फूंक दो, अंग्रेज भाग गए। रूरल एरियाज में लार्ज क्राउड्स ऑफ पीजेंट जमा होते साहब, नियरेस्ट तहसील पे हमला करते, सारे गवर्नमेंट के पेपर को निकाल कर जला देते। तिरहुत मिथिला का एक बड़ा शानदार केस है। तिरहुत डिवीज़न है बिहार में, गंगा के उस पार है, एक पुल जाता था, गवर्नमेंट का कंट्रोल था, इन्होंने पुल उड़ा दिया तो गवर्नमेंट नदी के इसी पार रह गई, तिरहुत मिथिला आज़ाद हो गया। गवर्नमेंट यहाँ से फायर भी करती, गंगा का पार्ट चौड़ा था,
बुलेट वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, बुलेट पहले ही गिर जाती, ये लोग डांस करते, तिरहुत मिथिला सब आज़ाद हो गया सब। पटना के सेक्रेटेरिएट पे 2 दिन के लिए फायरिंग हो गई। फायरिंग के बाद इतनी भीड़ वापस आई, अब मौत का डर निकल गया, गोली वोली का डर वर निकल गया। लोगों ने आकर पटना के सेक्रेटेरिएट पे कब्जा कर लिया। यूपी बिहार में 80% पुलिस स्टेशन को लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। नॉर्थ में, सेंट्रल बिहार में फतुआ, ये एक जगह है साहब पटना के पास, वहाँ RAF ऑफिसर्स नीचे प्लेन उड़ा रहे थे और मशीन गन से लोगों पे फायर कर रहे थे। बस जाकर एक पेड़ में फंस गए, लोगों ने उनको नीचे उतारा और फिर उनकी जमकर पिटाई करी, वो मर गए। तो उनकी डेड बॉडीज़ को गांव-गांव घुमाया गया ताकि लोगों के दिलों से डर निकले। मुंगेर में भी 2 RAF प्लेन ऐसे ही थे, वो रुहियार और परशा में गिर गए थे, वहाँ पर भी एंग्री विलेजर्स ने उनको मारा। आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, ये बिहार से जितने लगे हुए इलाके, और बिहार में गया, भागलपुर, सरण, पूर्णिया, शाहबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण सब आज़ाद हो गए। गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा, भारत का रूल आ गया। 250 रेलवे स्टेशन को फूंक दिया गया, चौरी चौरों में एक फूंका था, यहाँ 250 फूंक दिए। 500 पोस्ट ऑफिसेस को फूंक दिया गया। 150 पुलिस स्टेशन को पूरा का पूरा ब्रिक बाय ब्रिक गिरा दिया गया। कर्नाटक में 1600 इंसिडेंट हुए ऑफ कटिंग द टेलीग्राफ लाइन, टेलीग्राफ लाइन को कट किया गया। 26 रेलवे स्टेशन पे कब्जा किया गया। 32 पोस्ट ऑफिसेस को अटैक किया। मिलिट्री फायरिंग हुई, 538 बार मशीन गन से फायरिंग की। मशीन गन लो लाइन के एयरक्राफ्ट पे लगाकर फायरिंग हुई। पूरे के पूरे गांव को होस्टेज लेकर गांव की सारी झोपड़ियों को, घरों को जला दिया गया। 90 लाख रुपया वसूल किया है मार मार के गवर्नमेंट ने। पूरे के पूरे गांवों में आग लगा दी है गवर्नमेंट ने, लोगों को नंगा करके लोगों के सामने मारा है ताकि लोगों के दिलों में डर वापस बैठे। पर अब डर कहाँ से आता, क्यों? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किसी ने बहुत अच्छा कहा था, इंडिया हैज़ अर्न्ड द फ्रीडम इन हर हार्ट, शी हैज़ लिबरेटेड हर माइंड। दिल और दिमाग से अंग्रेजी शासन अब जा चुका था। 26,000 पीपल को पकड़ के कन्विक्ट किया, फिर 18,000 अगले महीने में उन पकड़ा गया, जेल भर गए, बाहर बिठा के रखते, रिप्रेशन करते, जितना मार सकते मारते, मार्शल लॉ लगाते थे, ब्रूटल ऑल आउट रिप्रेशन। 6 और 7 हफ्ते के बाद धीरे धीरे जैसे ही वो मामला खत्म होने लगा, सारे अंडरग्राउंड लीडर बाहर आए। अच्युत पटवर्धन, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, इनके जैसे सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुराणिक, बीजू पटनायक, RP गोयंका, ये सब बाहर आए। अब इन्होंने लोगों को दोबारा गाइड करना शुरू किया। जयप्रकाश नारायण तो जेल से भाग के निकले चकमा देकर, और लोगों को मोराल को अप किया, कहा नहीं लड़ो लड़ो, बस ये आखिरी धक्का, एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और। इन्होंने पैसे कलेक्ट किए, लोगों को पैसे पहुंचाए, बॉम्ब पहुंचाए, आर्म्स दिए, डायनामाइट दिए। ट्रेन चलाने वाले ना, वो कोयला इंजन चलाने वाले रोक देते ट्रेन, और क्रांतिकारी उनको बॉम्ब देते, कहते गोरखपुर में डिलीवर कर देना। वो ले जाके गोरखपुर में डिलीवर कर देते। इवन ऐसा भी कहा जाता, कुछ पायलट्स थे वो बॉम्ब ले जाके डिलीवर कर देते। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला, आश्रमाइट्स, गांधी के आश्रम के लोग, फिर लेफ्ट विंग, राइट विंग, सब रोड पे आ गए। All of them were involved in the underground activity। लोगों को रोड पर निकालते, पीछे से सपोर्ट करते, जो भी हो सके। इवन इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्ट करने लगे। सोमती मोरारजी, शी वॉज अ लीडिंग विमेन इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ दैट टाइम। अच्युत पटवर्धन को भागने में अंग्रेजों के कपड़े लाकर देती और हर दिन एक डिफरेंट कार देती। अच्युत पटवर्धन लिखते हैं साहब कि 3 पुलिस वालों को इसलिए बनाया गया कि मुझे पकड़े, उसमें से एक रोज मुझे बताता था आज हम कहाँ रेड मारेंगे। स्टूडेंट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया साहब। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कांग्रेस के लिए सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया। अच्युत पटवर्धन ने कहा कि 3 मैन हाई लेवल DSP रैंक की कमेटी में से एक DSP मुझे फोन करके बता, ब्रिज के ब्रिज उड़ा दिए, टेलीग्राफ के टेलीग्राफ काट दिए, टेलीफोन काट दिया, डिरेलिंग ट्रेन काट दिया। भगत सिंह की वो बात याद करिए, 30 करोड़ हिंदुस्तानी अगर 60 करोड़ हाथ उठा ले तो अब तुम कहाँ भागोगे? स्पिरिट ऑफ द पीपल, ओपन मास एक्टिविटी, इम्पॉसिबल हो गया गवर्नमेंट के लिए वापस आना। जर्मनी से एक रेडियो चुरा के लाए थे उषा मेहता ने। कांग्रेस की वर्कर थी, इसको कांग्रेस रेडियो नाम रखा। एक रिक्शे पे माउंट किया और इतना पावरफुल रेडियो था ये कि इस पर राम मनोहर लोहिया लोगों को स्पीच देते, लोग अपने रेडियो पे सुनते, और वो रिक्शे वाला छुपा के भगा के चलाता, अंग्रेजों के हाथ नहीं आता, और उसका ट्रांसमिशन इतना पावरफुल था कि मद्रास तक सुनाई देता। लोग राम मनोहर लोहिया के इस ट्रांसमिशन का, ब्रॉडकास्ट का वेट करते साहब। नवंबर 1942 तक, जब तक के पकड़ा नहीं गया,
तब तक उन्होंने लोगों के मोराल को भूखा। लेकिन अब फरवरी 1943 आ गया, लोगों का उत्साह कम होने लगा। गांधी जी ने 10 फरवरी में जेल में अपना फास्ट कमेंस किया। उन्होंने कहा मैं 21 डेज कुछ नहीं खाऊं। गवर्नमेंट ने कहा बहुत सही, जल्दी से आप भूखे रहिए ताकि आपके लोगों को समझ में आए कि वायलेंस अच्छी चीज़ नहीं है। गांधी जी मुस्कुराए, कहा मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ। कहा इनको सब ला के दो, पेपर में लिखने बोलो, लिखो कंडेम करो जो वायलेंस हो रहा है। गांधी जी ने लिखा मैं कंडेम करता हूँ गवर्नमेंट का वायलेंस, मैं कंडेम करता हूँ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कंडेम करता हूँ वो बड़ा वायलेंस जिसकी वजह से लोगों को छोटा वायलेंस करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इट इज़ द लियोनाइन वायलेंस ऑफ द स्टेट विच इज़ प्रोवोकिंग द पीपल। मेरा ये फास्ट लोगों के खिलाफ नहीं है, मेरा ये फास्ट गवर्नमेंट के खिलाफ। और अब मैं अपनी जान दूंगा जब तक गवर्नमेंट लोगों पे अत्याचार करना, मशीन गन चलाना, उनके घर जलाना, उनको विपिंग करना, उनके पैसे चुराना, ये जब तक बंद नहीं करती मैं भूखा रहकर करूँगा। ऑल ओवर द कंट्री जितने लोग थक गए थे, हार गए थे, पिछले 1 साल से जो चल रहा था, लोग थक रहे थे, वो वापस रोड पे आ गए। हड़ताल, डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक, कलकत्ता, अहमदाबाद जल उठा सा। प्रिजनर्स इन जेल, सबने खाना छोड़ दिया कि हम नहीं खाएंगे, गांधी जी नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, वो मरेंगे हम। डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक, हर जगह। आगा खान पैलेस जहाँ गांधी जी को रखा गया था कस्तूरबा के साथ, उसके बाहर लोग आ गए, हजार लोग जमा, और उन्होंने भी खाना छोड़ दिया साथ। उनके खाना छोड़ने का ही असर हुआ गांधी जी के कि लोगों ने एडिटर्स को लेटर लिखना स्टार्ट किया। अमेरिका में, मैनचेस्टर गार्जियन इंग्लैंड में, न्यू स्टेट्समैन, न्यू क्रॉनिकल, शिकागो सन, ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी, सब लोगों ने गांधी जी की तरफ से प्रेशर डालना शुरू किया। सिटीजन्स ऑफ लंदन, सिटीजन्स ऑफ मैनचेस्टर सब रोड पे आ गए। विमेंस इंटरनेशनल लीग, ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, सिलोन स्टेट ऑफ काउंसिल सब रोड पे आ गए कि गांधी जी मर जाएंगे तो दुनिया का बहुत बड़ा लॉस होगा। यूएस गवर्नमेंट ने प्रेशर लाया इंग्लैंड की गवर्नमेंट पर, उन्होंने कहा गांधी जी को रिलीज करो। लेकिन विंस्टन चर्चिल थे, अपने देश के लिए भले हीरो होंगे, हमारे देश के लिए तो बहुत बड़े विलन थे। इंडिया के जितने मेंबर थे, गवर्नमेंट के चटुए थे जितने, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एमएस सैनी, एनआर सरकार, ये नाम याद रखना बच्चों, एमएस सैनी, एनआर सरकार, एचपी मोदी, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये लोग लॉयलिस्ट है, इन्होंने भी रिजाइन कर दिया। पर विंस्टन चर्चिल तस से मस नहीं हुए, कहा कि दिस इज एन आवर ऑफ ट्रायम्फ, हम जीत रहे हैं साहब, हम हरा रहे हैं फैशिस्टों को। ये लिटिल ओल्ड मैन हमें क्या झुकाएगा, ही हैज बीन आवर एनिमी, ये हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है। आई रिफ्यूज। मर जाएगा तो क्या होगा, गांधी है, मर गया, 6 महीने का अनप्लेजेंटनेस, फिर धीरे धीरे स्टेडी डिक्लाइन होगा, 6 महीने बाद कुछ नहीं। और अगर मर जाए तो अच्छा है यार, फिर इंडिया हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। डिसअपियरेंस ऑफ गांधी इज द ग्रेटेस्ट न्यूज दैट इंग्लैंड कैन हैव। यहाँ हिटलर और मुसोलिनी मरे, वहाँ गांधी मरे। मिलिट्री ट्रूप स्टैंड बाय, प्लेन तैयार करो, उसकी एशेस को लेकर सारी नदियों में जैसा उसकी आखिरी इच्छा है बहा देने का। आधा दिन छुट्टी, एक दिन का, अगले दिन एक दिन की छुट्टी, उसके बाद कुछ नहीं, खत्म। लेकिन उसको क्या मालूम है फास्ट की, भूखा रहने की क्या ताकत है साहब। जब भगत सिंह ने फास्ट रखा था तो चूल्हा नहीं जलता था पूरे पंजाब में। जब गांधी जी ने फास्ट रखा तो चूल्हा नहीं जलता था पूरे देश में। लोग उठ बैठे, लेकिन कस्तूरबा बहुत बीमार पड़ गई। गांधी जी का बहुत साथ दिया था, अंदर से ही रुलाई आती है यार, इस देश को इन लोगों ने क्या दिया है। कस्तूरबा का दवाई का इंतजाम किया गया, डॉक्टर बुलाए गए। कस्तूरबा ने कहा मेरा वैद्य है, उसकी चूरन लूंगी, तुम्हारी दवाई मैं नहीं लूंगी, क्योंकि हमने लोगों से कहा है कि तुम्हारा बॉयकॉट करना, और अपनी जिंदगी को देखते हुए अब क्या मैं तुम्हारी दवा खा लूं। कस्तूरबा ने अपनी आखिरी सांसें ली। गांधी जी ने उनका हाथ पकड़ा, आंखें छम छम नहा गई। वो साथी जिसने जिंदगी में हर कदम उनका साथ दिया था, वो इस दुनिया से रुखसत था। कस्तूरबा की मौत लोगों में नई जान फूंक गई। सोचिए, कस्तूरबा की मौत लोगों में नई जान फूंक गई। जो लोग घर में बैठे थे वो भी बाहर निकल। देश ऐसे नहीं बनता यार। ये इंडस्ट्रियलिस्ट, न्यूज मीडिया एंकर्स, पढ़े लिखे चोर डकैत,
ये स्विस बैंकों में अकाउंटों में रखने वाले, यहाँ से चूस कर ले जाने वाले, आदिवासियों का मिनरल्स चुराने वाले, एशिया के 4th लार्जेस्ट 5th लार्जेस्ट, इन्होंने कुछ नहीं किया साहब। जो लोग आज पावर में, उन्होंने भी कुछ नहीं किया साहब। जिन्होंने किया वो तो कोई और ही लोग थे। जिन्होंने ये देश दिया वो कुछ और ही। मिलता हूं अगले लेक्चर।